Good evening, everyone. Sunshine Education welcome you all. And today our guest is Dr. Santosh Kumar. He is a very qualified and very learned person. He did his MBBS from GSVM Kanpur in 2005. He started his Tukruk admission in 2005, and then he joined MD from KGMC Lucknow, and then after that he did senior residency from Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, and currently he is working associated with Charak Hospital and Research Institute, Lucknow as consultant. तो आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष हैं और बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सनशाइन एजुकेशन के एक स्टूडेंट भी हैं और सनशाइन एजुकेशन का एक स्टूडेंट होने के नाते हमें इनसे टाइम लेने में थोड़ा आसानी रही क्योंकि हमारे लिए अप्रोचेबल थे, अदरवाइज बहुत बिजी रहते हैं डॉक्टर संतोष आजकल कोविड के टाइम पे। तो ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा व्यस्त हैं क्योंकि बीइंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट और बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड रहते हैं डॉक्टर साहब। तो मैं डॉक्टर संतोष कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनशाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। और मोस्ट वेलकम। Thanks to Sunshine Education and very thanks to Sanjay sir. संतोष, मैं आपसे एक बात कहूंगा बिकॉज आप हमारे पूर्व जमाने के स्टूडेंट रहे हो। आपका सनशाइन एजुकेशन में अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा लगा था उस समय जब आप 15 साल पहले पढ़ते थे सनशाइन एजुकेशन में? सर, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे टीचर मुझे मिले और सनशाइन का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने सबसे पहले प्री मेडिकल की पढ़ाई जो है सनशाइन इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करी और आज यहाँ तक पहुँचे, तो वेरी थैंक्स टू सर। और सर ने हमेशा मुझे गाइड किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। सर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। अभी तो आप बहुत आगे जाएंगे, हमारा शुभकामनाएं हमेशा साथ रहेंगी। अच्छा संतोष, डॉक्टर संतोष, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एनेस्थीसिया होता क्या है, क्योंकि हम लोग आम भाषा में सुनते रहते हैं कि एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब हैं, सर्जरी के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो एनेस्थीसिया के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि एनेस्थीसिया होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, तो है क्या एग्जैक्टली एनेस्थीसिया? थोड़ा सा आप गाइड करिए इस बारे में, लोगों को बताइए। सर एक्चुअल एनेस्थीसिया ना मेडिकल साइंस की एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। इसमें क्या होता है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट निश्चेतना अवस्था में रहता है और जो एनेस्थीसिया निश्चेतना अवस्था में रहता है और कॉन्टिन्यूअस, जिससे कि बिना दर्द पेशेंट का ऑपरेशन एक सुरक्षित तरीके से हो पाता है। और इसमें जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। एनेस्थीसिया बेसिकली जो आम धारणा बनी हुई है कि एनेस्थीसिया सिर्फ बेहोशी का डॉक्टर है। एनेस्थीसिया से पहले, एनेस्थीसिया के दौरान और एनेस्थीसिया के बाद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। एनेस्थीसिया डिफरेंट टाइप की एनेस्थीसिया होती है, जिसे हम रीजनल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया तो जिस पार्ट में ऑपरेशन करना होता है पार्ट को सुन करके किया जाता है, पेशेंट पूरा अवेक रहता है, उसको सारा कुछ पता रहता है और ऑपरेशन बिना दर्द के उसके ऑपरेशन होता है। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है सर, उसमें रीढ़ की हड्डी में एक सुई के थ्रू हम ड्रग देते हैं, दवाई देते हैं, जिससे कि एब्डोमेन के नीचे का पार्ट सुन्न हो जाता है और आसानी से बिना दर्द की ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी पेशेंट को पूरा सारा कुछ पता रहता है, पेशेंट अवेक रहता है, उसको सारा कुछ सुनाई देता है, सारा कुछ मालूम पड़ता है, बस उस एरिया को सुन्न कर देते हैं और पेशेंट को कुछ भी दर्द नहीं होता है। ये सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया से सर्जरी जो है लोअर एब्डोमेन की सर्जरी, जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया, कोई लिम्फ फ्रैक्चर हो गया, उसका ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 to 3 घंटे ही होता है। दूसरा होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, इसमें भी एक
रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं और इसमें कैथेटर डाल देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में कैथेटर डाल देते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को या फिर बोलस में रख देते हैं कि एक डोज में देते रहते हैं इंटरवल पे, या फिर कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चला देते हैं। और इस दौरान क्या होता है, पेशेंट को सारा अवेक रहता है, पेशेंट को सारा कुछ पता रहता है, सिर्फ ये होता है कि पेशेंट को पेन नहीं होता है। आजकल तो जो प्रसव पीड़ा होती है उसमें इसका बहुत यूज होता है, जिसे जो है लेबर एनाल्जेसिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एपिड्यूरल कैथेटर डाल देते हैं, कैथेटर के थ्रू इन्फ्यूजन से दवाई दे देते हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट को प्रसव पीड़ा तो नहीं होती है, मगर उसके कंट्रेक्शन आते रहते हैं और पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये बहुत बड़ा योगदान है इसका, रीजनल एनेस्थीसिया का। तो ये लोकल एनेस्थीसिया आपने बताया, दूसरा होता है सर जनरल एनेस्थीसिया। जी सर, आप बता रहे थे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, तो लोकल एनेस्थीसिया कैसे, मतलब एक कुछ एग्जांपल थोड़ा बताएंगे, लोकल एनेस्थीसिया कब देते हैं, क्या करते हैं? जैसे सर आई सर्जरी हो गई, आई सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया, वहीं पे आई में ड्रॉप डाल देते हैं, उसको वो आई उतनी एरिया वो सुन्न हो जाता है। ऐसे कहीं सूचर करना हो, कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ा सा ये एरिया उसको सुन्न करना होता है, तो वो लोकल ड्रग जो है इन्फ्लेट कर देते हैं और वहां पे सूचरिंग कर देते हैं, जिससे कि मतलब जो है पेशेंट को पेन नहीं होता, पेशेंट पूरा उसे पता रहता है कौन डॉक्टर कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा कुछ पता रहता है। और सर एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। एक्चुअल में जनरल एनेस्थीसिया क्या, एनेस्थीसिया से पहले भी डॉक्टर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे आप किसी सर्जन को चूज करते हैं कि हमें इस सर्जन से परख लेनी है, इस सर्जन से ऑपरेशन कराना है, ऐसे ही हमको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से भी मतलब जो है परामर्श पता होना चाहिए कि हमारा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन है, कौन हमें एनेस्थीसिया देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जैसे सर्जरी से पूर्व क्या होता है सर कि मतलब जो है प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के पास आता है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेता है और उसमें इसको पता करता है कि इससे पूर्व में कौन कौन सी बीमारियां रही हैं, डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, या किसी प्रकार की लीवर डिजीज तो नहीं है, किडनी डिजीज तो नहीं है। अगर इसका उस सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के उसको पहले देखता है, फिर उसको लगता है कि फिर ये डिसाइड करता है कि किस टाइप की इसको एनेस्थीसिया देना है, कितना देना है और कितने समय के लिए देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्री एनेस्थीसिया चेकअप। प्री एनेस्थीसिया चेकअप में सर अगर किसी का कंट्रोल, मान लो कोई डायबिटिक है सर और उसका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उस समय एनेस्थीसिया देना इतना सेफ नहीं होता है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पहले निर्देशित करता है कि आप पहले शुगर कंट्रोल करिए और फिर हम इसका ऑपरेशन करते हैं। या फिर बीपी, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका बीपी कंट्रोल नहीं है, तो उसको वो भी डिसाइड करता है कि भाई अपना पहले बीपी कंट्रोल कर लीजिए, फिर हम आपको एनेस्थीसिया के लिए फिट करते हैं। ये हो गई इलेक्टिव सर्जरी की बात। अगर सर ये होता है कि सर्जरी भी दो टाइप की होती है सर, एक इमरजेंसी सर्जरी होती है और एक है इलेक्टिव सर्जरी होती है। अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो लाइफ सेविंग है, तो उसमें तो करना ही है। शुगर अगर बढ़ा है तब भी करना है और ब्लड प्रेशर बढ़ा है तब भी करना है। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और पेशेंट को ऑप्टिमाइज भी करते रहते हैं और उसको एनेस्थीसिया भी स्टार्ट कर देते हैं। हम ब्लड प्रेशर की भी दवाई स्टार्ट कर देते हैं और एनेस्थीसिया के लिए भी प्रोसीड करते हैं। और सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है उसको बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। जैसे एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, किसी भी प्रकार की एनेस्थीसिया देने से पहले आपको 6 घंटे का एनपीओ, मतलब 6 घंटे पहले आपको कुछ खाना नहीं है। तो सर ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं अरे सर हमने खाया तो नहीं मगर जूस पी लिया। तो ये बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले ये होता है कि ऑपरेशन के दौरान जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे ही करना है और 6 घंटे पहले सर कुछ भी नहीं लेना है। पानी, जैसे पानी हो गया, एक लिक्विड डाइट हो गई, इसको 4 घंटे या ले सकते हैं, मगर बहुत ही बेहतर होता है कि अगर आप 6 घंटे पहले कुछ भी ना लें तो कॉम्प्लिकेशन के चांस जो होते हैं ना बहुत ही कम हो जाते हैं। ये तो एनेस्थीसिया, प्री एनेस्थीसिया चेकअप की बात हो गई। फिर सर हम इसको पेशेंट को जैसे जो फिट होता है उसको फिर ओटी में लेते हैं। तो हमारे पास पूरा टीम वर्क होता है, एनेस्थीसिया असिस्टेंट होता है, एनेस्थीसिया मशीन होती है और बहुत सारी ड्रग यूज करते हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया एक बहुत मेजर एनेस्थीसिया होता है, इसमें पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता है और पेशेंट फुल कंट्रोल में होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के फुल कंट्रोल में होता है। तो उसमें सर हम जो है
इंजेक्शन के द्वारा दवाई देते हैं, और जो है कुछ गैसेस हमारे पास हैं। अब आजकल एक तो बहुत एडवांस एनेस्थीसिया हो गया है, जिससे कि पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है उसको मॉनिटर करता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम सर जब दवाई देते हैं तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होने के दौरान उसको जो है अब सांस भी नहीं आ रही होती है, इतना ज्यादा होता है कि उसको सांस भी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको दवाई के द्वारा पहले तो हम उसको सुलाते हैं, सुलाने के बाद जब ड्रग देते हैं फिर उसका एयरवे सिक्योर करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल एक ट्यूब डाल के, जिसे एंडोट्रेकल ट्यूब बोलते हैं, उसको डाल के और हम एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्ट करने के बाद उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, गैसेस होती हैं, और प्रॉपर उसको एक मेंटेन एनेस्थीसिया रहते हैं, जिससे कि उसको सांस भी प्रॉपर आए, हार्ट भी प्रॉपर चले, दिमाग भी, और किडनी और लीवर पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े, जिससे कि ऑपरेशन के बाद हमको जो है पेशेंट को नॉर्मल अवस्था में लाने में कोई पेशेंट को कोई हार्म ना हो। तो इन सारी चीजों के देखते हुए एनेस्थीसिया का मतलब इंट्रा, प्री आप और पोस्ट आप बहुत बड़ा रोल है। जब तो सर जब ऑपरेशन, जी जी सर, नहीं आप बताइए, आप बता रहे थे कुछ। जी जी, जब जैसे आम धारणा रहती है कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, इसने बेहोश किया बस काम खत्म हो गया, जबकि ये नहीं है। एनेस्थीसिया ड्यूरिंग प्री प्री एनेस्थीसिया के बारे में हमने बताया आपको। अब इंट्रा ऑप में क्या होता है कि हम सारी सर्जरी चल रही है, अचानक से क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या अचानक से क्या हो गया, तो उसको हमें वो भी देखना होता है कि पेशेंट का ब्लड लॉस कितना हो रहा है, कितना हमें कब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, सर्जरी कितनी देर की चल रही है, कितना देर टाइम लगेगा, और हमें कितना ड्रग देना है। इन सारी चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना होता है, और बीट टू बीट मॉनिटरिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने बेहोश किया और हम घूमने चले गए, ऐसा नहीं। हम जो है बीट टू बीट मॉनिटर करते हैं, और पेशेंट की हर मतलब मूवमेंट पे करते हैं। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है, बीच बीच में हम गैसेस को या ड्रग्स को बढ़ाते रहते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया, जैसे आपको बताया कि जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है, स्मॉल एनेस्थीसिया होता है, वो 2 से 3 घंटे के लिए होता है, मगर जनरल एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं है, कितना भी लॉन्ग हो सकता है, 2 से 10 घंटे की सर्जरी हम आराम से करा सकते हैं। ये सर जनरल नहीं, एनेस्थीसिया हो गए। और जैसे ही, जी जनरल एनेस्थीसिया जनरली कब देते हैं हम? जैसे अभी तो आप बता रहे हैं, एक तो लोकल एनेस्थीसिया तो थोड़ी जगह पे करना है, तब हमने शून्य कर दिया। दूसरा हमने रीजनल एनेस्थीसिया जो दिया वो ठीक है, पर 2-3 घंटे की सर्जरी के अलावा ये किस सर्जरी में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, और वो कितने टाइम की सर, सर्जरी जैसे होती है लगभग? जी जी, जैसे सर हमने बताया कि लोअर एब्डामेन, अगर एब्डामेन के नीचे की जो सर्जरी होती है वो रीजनल एनेस्थीसिया जैसे स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हो सकती है। मगर अगर आपकी ब्रेन सर्जरी होनी है, हार्ट सर्जरी होनी है, या मतलब जो है ये और लंबे ड्यूरेशन के लिए सर्जरी होनी है, या होल एब्डामेन सर्जरी होनी है और लंबा ऑपरेशन होना है, तो सर इसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। तो एनेस्थीसिया में ऑपरेशन के पहले हमें एनेस्थीसिया के हिसाब से डॉक्टर साहब से, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर के पास जाकर के फिटनेस भी लेनी चाहिए कि क्या हम ऑपरेशन के लिए फिट हैं या नहीं है, लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं, बीपी ठीक से काम कर रहा है। आप यही मतलब हुआ ना कि हम प्री ऑपरेशन जो एक फिटनेस होता है, तो पहले एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब ही देते हैं ना? जी जी, जी जी, जो फिटनेस होता है एक्चुअली यही होता है कि सबसे पहले आया पेशेंट तो उसमें हम ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि इसको जो है कौन सा एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। कि मतलब ऐसा है कि जिसका किसी का चेस्ट बहुत खराब है और हमें ऐसा प्रेफर करता है कि नहीं, अब तो ये होता है कि इन दो के अलावा एक और होता है, नर्व ब्लॉक होता है, उसमें अपर आर्म की सर्जरी हो जाती है। हम ब्लॉक को सिर्फ ये सिंगल आर्म को ही सुन करके उसको सर्जरी करा सकते हैं। मगर जो लंबी सर्जरी होती है, और जैसे बड़ी सर्जरी होती है, हेड पूरा ब्रेन की सर्जरी हो गई, कोई हार्ट की सर्जरी हो गई, या एब्डोमेन की सर्जरी हो गई, मतलब लोअर अपर एब्डोमेन से ऊपर की सर्जरी सारी जनरल एनेस्थीसिया में ही सर प्रेफर करते हैं। और उसी हिसाब से उसको एडवाइस भी दी जाती है, और उसी हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज भी पहले हम करते हैं कि अगर किसी को मतलब खांसी जुकाम हो रहा है तो उसके हिसाब से उसको पहले हम उसको ट्रीट करते हैं, फिर हम लेते हैं। तो मतलब 3 हिस्से हुए, प्री ऑपरेशन के, और फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन, और पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट सर्जरी। तो जी जी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जी जी, तीनों में काम हुआ। प्री पहले बहुत काम हुआ जब वो डिसाइड करेगा इसकी सर्जरी कैसे करनी है, कौन सा एनेस्थीसिया देना है। फिर ड्यूरिंग सर्जरी भी कुछ देखना पड़ता है, और पोस्ट सर्जरी। तो ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या जी जी, देखते हैं आप लोग? सर ड्यूरिंग सर्जरी जैसे आपको बताया कि हम उसका हार्ट रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, उसके मतलब जो है आर्गन्स को ऑक्सीजन, एडिक्वेट ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये और कितना ब्लड लॉस हुआ,
और सारा कुछ इनपुट आउटपुट जितना हमने फ्लूइड दिया, कितना ब्लड लॉस हुआ, ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। और जैसे सर्जरी खत्म होती है, सर सर्जरी फिनिश होती है, उसके बाद हम इसको रिवर्स करते हैं। उसके लिए हमारे पास ड्रग होती है, सारी इनहेलेशनल जो गैसेस होती हैं उसको ऑफ करके हम एक रिवर्स करने वाला, मतलब एनेस्थीसिया से बाहर आने वाली भी दवाई देते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है हर 5 मिनट में एनेस्थीसिया से बाहर आ जाता है। इसका इफेक्ट और फिर इसका अच्छा, होता ऐसा है भी कि है? पोस्ट आप मतलब जी नहीं, मतलब 5 मिनट में भी वापस आ सकता है? मतलब बेहोश किया आपने लोग जी पेशेंट जी को, इसके बाद आप रिवर्स भी कर जी लेते हैं जी उसको? जी रिवर्स अच्छा। कर देते हैं। जैसे ही वो होता है तो ऐसे रिवर्स कर देते हैं और पेशेंट तुरंत ही अवेक हो जाता है, पेशेंट बाहर आ जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है? सर्जरी होने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? सर्जरी हो गई, अब ओटी सर्जरी से होने बाहर के बाद लेके। सर जी सर, सर्जरी होने के बाद अगर सारा कुछ स्मूथ रहा तो हम पोस्ट ऑप केयर के लिए उसको रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और ऑपरेशन के बाद भी उसको एडवाइस करते हैं कि आपको 4 से 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और इसके बाद उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, सारा कुछ, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, और यूरिन का आना, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, सारा कुछ मॉनिटर हम पोस्ट ऑप में भी करते हैं। सपोज करिए कि कोई पेशेंट होता है कि सिक हो जाता है और वो वेंटिलेटर से नहीं निकल पाया, कुछ भी हो गया, या पहले से सिक था, हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, तो इसके लिए हम फिर उसको आईसीयू वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं। और जब जैसे जैसे उसका ड्रग का इफेक्ट या पेशेंट जैसी कंडीशन आती है तो फिर हम उसको वेंटिलेटर से निकाल के उसको नॉर्मल पोजिशन में लाते हैं। तो मतलब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का तो बहुत बड़ा रोल हुआ सर्जरी के लिए, क्योंकि पहले ये डिसाइड करना कि क्या सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, कब करेंगे, इसका सारा बीपी ठीक है कि नहीं है, शुगर कंट्रोल करना है, सारी चीजें बेसिक वाइटल्स ठीक होने चाहिए। तो पहले तो प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल हुआ। फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन, जी जो जी मुझे समझ आया एक जी लेमैन भाषा में, फिर ऑपरेशन के दौरान भी जी देखना पड़ेगा ब्लड लॉस कितना हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन तो कम नहीं हो रही है, और हार्ट बीट का क्या पोजीशन आ रहा है, सारे लंग्स ठीक से इफेक्टिव जी काम कर रहे हैं कि नहीं है। तब तो ऑपरेशन के दौरान भी जी बहुत जी बड़ा रोल हुआ, और पोस्ट ऑपरेशन जी भी जी सारा का सारा मॉनिटर करके रखना है। तो इसका मतलब बैक बैक जी पर्दे के पीछे तो असली खेल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही कर रहे हैं। जी जी तो यही काफी बड़ी जिम्मेदारी यही होती सर। है एनेस्थीसिया वाले लोगों की। जी 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 मगर तो अवेयरनेस ना होने की वजह एनेस्थीसिया का रोल, सर थोड़ा लोगों को पता नहीं रहता कि एनेस्थीसिया का कितना बड़ा महत्व है। जैसे हाँ, आप नहीं अच्छा वही ना, सर्जन कई चूज बार। करते हैं, जैसे आपको भी नहीं पता होना चाहिए कि मेरा एनेस्थीसियो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन है। नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तक लोगों को ये नहीं समझ आता ना, वो सोचते हैं एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब नहीं आए इसलिए सर्जरी रुकी हुई है। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो सर्जरी होएगी कहाँ से? तो मुश्किल काम तो है ही, इसलिए निश्चित रूप से एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। अब मुझे एक चीज थोड़ा समझनी है कि अब जैसे ये कोविड-19 है, इस समय चल रहा है, और बहुत सारे पेशेंट आप लोगों के पास आते होंगे, तो ये डॉक्टर्स को ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चुनौतियां होती हैं जो कोविड-19 के पेशेंट के आने से? डॉक्टर, क्योंकि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है, और सब कोई जानता है, हमेशा से हम कहते आए हैं कि पृथ्वी के भगवान डॉक्टर ही होते हैं। तो आज तो ये डॉक्टर, सारे मंदिर भी बंद है, देवालय बंद है, अस्पताल खुले हैं, और डॉक्टर ही भगवान का काम कर रहे हैं सारा का सारा। तो डॉक्टर को भी तो मनुष्य है, वो उसको भी तो दिक्कत होती होगी ना? आप लोग कैसे फेस करते हैं चुनौतियों को ऑपरेशन के दौरान? क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको, क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं? सर एक्चुअल कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है वो फ्रंट लाइन कर होता है सर। उसको बहुत ज्यादा पास, मतलब एयरवे सिक्योर करना, क्योंकि उसको एयरवे सिक्योर करने के लिए ओरल, मतलब उसके पेशेंट के फेस के पास बहुत ज्यादा जाना। तो हमें क्या होता है कि हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और पेशेंट की भी जान बचानी है। तो इसके लिए मतलब गाइडलाइन है, उसके आधार पर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेके पीपी किट को पहनकर, और जो है N95 मास्क लगा दी, ये सारा यूज करके करते हैं। पहले बहुत इजी था, ऑपरेशन होता था, अब पीपी किट पहन के और फेशियल शील्ड लगा के बहुत ज्यादा टफ हो गया। आप जितने जितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए सर्जरी करनी है, आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप कुछ खा नहीं सकते, आप कहीं मूव नहीं कर सकते, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो गर्म नहीं लगता? पीपी किट तो बड़ी गर्म लगता होगा अंदर से, बड़ा तकलीफ होती होगी पहनने के बहुत बाद। ज्यादा बहुत सर बहुत ज्यादा गर्म लगती है, और बहुत डिहाइड्रेशन भी होता है, और मतलब जो है, जैसे मास्क N95 मास्क लगाते हैं तो उसमें फॉग बन जाता है, तो आपको इतना विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, आपको बहुत कम दिखाई देता है, ये सारी समस्याएं आती हैं सर। बहुत बड़ा मुश्किल में आप लोग इस झंझट को किसी तरह से निकालने में पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल है इसमें।
तो अब इस वजह से कोविड-19 में पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं, तो इनके मैनेजमेंट के लिए क्या होता है कि हम आईसीयू में पेशेंट को कब लेके जाना पड़ता है? काफ़ी पेशेंट है वो बोलते हैं कोविड-19 का पेशेंट है और वो आईसीयू में है, तो क्या मतलब है? ये कैसे होता है? कब लेके जाते हैं पेशेंट? सर एक्चुअल क्या कोविड-19 है, इसमें जो है 3 कैटेगरी में पेशेंट बाँटे गए हुए हैं। एक तो माइल्ड सिम्पटम के साथ आता है और एक मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड सिम्पटम है उसको फीवर आएगा, सोर थ्रोट होगा, गले में थोड़ा-सा होगा, बॉडी एक होगा, ये सारी चीज़ें हैं। इनको क्या करते हैं कि एक कोविड सेंटर बना दिया गया, पेशेंट को वहाँ पे रखते हैं और ट्रीट करते हैं। तो वो नेगेटिव हो जाता है तो उसको घर भेज देते हैं। जैसे बहुत इसको घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे होम आइसोलेशन बोलते हैं, तो घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। दूसरे वो पेशेंट होते हैं जिनका जो मॉडरेट रिस्क में आते हैं, जिनको हल्का सा निमोनिया हो रखा है, फीवर आ रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मगर उनका जो ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से कम है, मगर 92 या 90 से ज्यादा है, तो इसको हम मॉडरेट रखते हैं। इसको कोविड कोविड हॉस्पिटल में रखते हैं। कोविड हॉस्पिटल में रखते हैं, इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और जो ट्रीटमेंट चलता है उसको करते हैं। अब यही अगर पेशेंट सर और ज्यादा सीरियस हो जाए, सीवियर निमोनिया हो जाए, सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए और इसका सैचुरेशन 90 से नीचे चला जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं कि एक तो नली डाल के वेंटिलेटर पे फुल रखते हैं और एक हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं या एनआईवी से यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो सीवियर उनको निमोनिया हो गया है, सीवियर मतलब रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले गए, उन पेशेंट को आईसीयू में रख के ट्रीट करना होता है। अब जैसे किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, सांस नहीं ले पा रहा है या बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा, उसका सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा, निमोनिया इतना ज्यादा हो गया, तब हम उसको आर्टिफिशियल जो है नली डाल के, जैसे बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं और वेंटिलेटर पे उसको मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें हैं और उसमें भी मतलब बहुत ज्यादा कि 6 से 8 घंटे ड्यूटी करना है, मतलब पीपी किट पहन के, और इतना नर्सिंग स्टाफ, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नहीं तो अब जैसे ये समझने की बात है ना भाई, आम आदमी को देख के समझ तो आता नहीं है। उन्हें तो लगता है कि भाई अब आईसीयू में पेशेंट गया, मीन्स आईसीयू में भी क्या क्या होगा उसके साथ, रिकवर होता है या कैसे, आप लोगों का क्या रोल होता है? आप लोग आईसीयू में क्या कर रहे होते हो पेशेंट को एज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट? आपका क्या बेसिक रोल होता है आईसीयू के अंदर? सर आईसीयू में ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट आईसीयू में गए वो ठीक नहीं होंगे या सारे पेशेंट गए तो वेंटिलेटर पे ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आईसीयू में ये होता है जो सिक पेशेंट होते हैं उनकी 24 आवर मॉनिटरिंग होती है। 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, उसका बीट टू बीट उसकी हार्ट रेट 24 आती रहती है, उसका ब्लड प्रेशर इंटरवल पे आता रहता है और कंटिन्यूअस उसकी मॉनिटरिंग होती है। जैसे ही कुछ लगता है कि अगर इसको मतलब ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है तो वेंटिलेटर पे डालना और मतलब क्या दवाई देना, कितना वेंटिलेटर सेटिंग रखना, क्या रखना, इंटेंसिविस्ट का यही रोल है सर। उसको सारा कुछ मतलब जो है देख, एक्चुअल सर आईसीयू जो होता है एक टीम वर्क होता है। इसमें जो है नर्सिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो प्राइमरी कंसल्टेंट होते हैं उनका भी बहुत रोल होता है, मगर जो इंटेंसिविस्ट होता है उसका भी, एक्चुअल इंटेंसिविस्ट क्या होता है कि 24 आवर उसको कवर देता है। तो जो भी अगर एक्यूट कोई इवेंट होता है उसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही मैनेज करता है। सपोज करिए सर किसी को सांस ऑक्सीजन मास्क पे था पेशेंट, उसको अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस नहीं आ रही है, उसका सैचुरेशन फॉल करते ही चला जा रहा है, तो तुरंत फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसको मतलब जो है आर्टिफिशियल सांस की नली में आर्टिफिशियल नली डाल के, जिसे एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, उसको डाल के और उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। वेंटिलेटर क्या एक्चुअल है, वेंटिलेटर जो हमारा लंग्स काम कर रहा है वही हमारा वेंटिलेटर काम करेगा। उसमें ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जैसे जैसे फिर लंग्स इंप्रूव करता है, जैसे हम दवाई, वेंटिलेटर का काम सिर्फ ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराना है, लंग्स को रेस्ट देना है और प्रोवाइड, जैसे वो बीमारी बीमारी इंप्रूव करती है धीरे धीरे फिर हम वेंटिलेटर की भी सेटिंग भी कम करते रहते हैं और उसको फिर वेंटिलेटर से निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमारे वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं और जो बहुत होते हैं जैसे मल्टी आर्गन डिस्फंक्शन में चले गए, उनका किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, हार्ट में बहुत ज्यादा आरडीएस हो गया, बहुत ज्यादा निमोनिया होगा, ऐसे पेशेंट का थोड़ा वो बहुत कम पेशेंट होता है कि मतलब। नहीं तो जैसे अब आईसीयू में भाई देखिए, आम आदमी को तो ये लगता है कि नॉर्मली पहले ठीक था पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, अब वो आईसीयू में पहुंचा है, अब आईसीयू से बाहर आ गया तो ठीक है। तो आईसीयू बेसिकली, आईसीयू में क्या मशीनें होती हैं, देख क्या रहे होते हैं, क्या है मतलब आईसीयू का? हम आम आदमी की भाषा में आईसीयू माने कब जाना पड़ता है आईसीयू में पेशेंट को, जब क्या प्रॉब्लम आ रही हो?
आईसीयू में सर जब जाना पड़ता है पेशेंट को, जैसे किसी का बीपी फॉल हो रहा है, शुगर बहुत बढ़ रहा है ना सर, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो उसको मॉनिटरिंग के लिए भी रखते हैं आईसीयू में, कि अगर जैसे शुरुआत हुई है, किसी पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे होता है ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, अभी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, तो हम ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन लेके आया उसके लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। और जैसे अगर पेशेंट इंप्रूव किया तो 1-2 दिन आईसीयू में रख के हम उसको बाहर कर देते हैं। और ये तो होता नहीं सर कि अगर पेशेंट आईसीयू में आ गया तो इम्प्रूव ही करेगा, तो कुछ मतलब जो है कंडीशन खराब भी होती है। जैसे अगर उसकी कंडीशन खराब हो रही है, पहले से जिस कंडीशन में आया उससे और वर्se हो रहा है, तो फिर हम उसको वेंटिलेटर, जैसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, बहुत ज्यादा बीपी फॉल हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो ऐसे पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो ये जब और उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता होगा, तो ये फूड पाइप और विंड पाइप ये कैसे होता है? मतलब कैसे इसमें खाना नली कैसे डालते होंगे? क्या बड़ा मुश्किल नहीं होती होगी पेशेंट को? ये पेशेंट को पता नहीं चलता कैसे हो रहा है? दर्द नहीं होता होगा उसको? नहीं सर, अब उसके लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। उसको पेशेंट को मेडिसिन का यूज करते हैं जिससे कि उसको पेन ना हो, उसको पता भी ना चले, तो उसको हम सेडेट करके रखते हैं, कंटिन्यूअस सेडेशन पे रखते हैं पेशेंट, जब तक वो वेंटिलेटर पे रहता है। रहा सर खाने का, खाने के लिए हम खाने की नली दूसरी डालते हैं, दूसरी नली डालते हैं, जो उससे हम लिक्विड डाइट देते रहते हैं, जिससे कि उसका न्यूट्रिशन भी प्रभावित ना हो, और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे रहता है। तो मतलब कोविड-19 में वेंटिलेटर से भी लोग ठीक होकर के जाने के बाद वापस आ रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसको मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर नहीं है या कोमॉर्बिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि नहीं हम सोचे कि आईसीयू में गए तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं सर, कोविड-19 का ऐसा है कि सर जो वेंटिलेटर पे बहुत कम पेशेंट जा रहे हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। अगर जो कोविड-19 का पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो सीरियस है, ये मान के मतलब है। आईसीयू में अगर है, आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे नहीं है, तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है तो वो सीरियस है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर सर पेशेंट तभी जाता है जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है और क्रिटिकल होता है। तो इसमें वेंटिलेटर जब पे नहीं जैसे है जी, वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन पे है, तो उतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर है और उससे हाई सपोर्ट वेंटिलेटर पे है, ब्लड प्रेशर की भी दवाई चल रही है, तो फिर सीरियस होता है। ऐसे पेशेंट मतलब बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ऐसे कोविड के तो पेशेंट बहुत ही कम ऐसे होते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस कोविड के लिए, इस महामारी से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर यू आर द राइट पर्सन, आई शुड आस्क यू कि इस महामारी से बचने के लिए लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या करें, वो कैसे अपनी जान बचाएं? सबसे पहले तो सर ये है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। इसके लिए कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना से लड़ना है। अब लड़ने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। आपको कैसे करना है? जो हमारी गाइडलाइन है, सरकार द्वारा बनाई हुई गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है। हमें ज्यादातर जो है, बार बार आपको हाथ अपने वॉश करने हैं, साबुन से हाथ धुलना है। साबुन से हाथ धुलने का मतलब नहीं आपने साबुन लगाया और हाथ धुल लिया। कम से कम 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड साबुन से आपको हाथ रब करने हैं, इसके बाद उसको धोना है। 2 गज की दूरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है। 2 गज की दूरी रखनी है, हैंड सैनिटाइज करनी है, कम से कम चीजों को टच करना है। और कोशिश ये करनी है कि जैसे आप बाहर जा रहे हैं, बाहर से कोई सामान ला रहे हैं या सामान ले जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप बाएं, अगर आप राइट हैंडी हैं तो आप बाएं हाथ से काम करने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए आंख नाक मुंह को कम से कम छुएं। अगर बाएं हाथ से आप काम कर रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं, दरवाजा खोलना है तो बाएं हाथ से खोलिए। राइट हैंड को अपना सुरक्षित रखिए, क्योंकि इससे राइट हैंड है, उसी को हम बार बार नाक टच कर रहे हैं, मुंह टच कर रहे हैं। और मास्क बहुत जरूरी है सर, बाहर निकलते ही मास्क लगा के रखना। तो मास्क तो पूरा अगर आप नाक बाहर और मुंह जाते, पूरा बंद करके रखना पड़ेगा? जी जी, मास्क पूरा रखना है। नाक ये नहीं कि आपने मास्क लगा लिया है और मास्क को नीचे कर लिया, गले में डाल लिया, नाक खुली हुई है। नाक अगर आपकी खुली है, आपने मास्क लगाया, कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं कि आपने मास्क लगाया।
सबसे पहले अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप प्रॉपर मास्क लगाइए और कोशिश करिए कि आप हैंड से नाक, मुंह, आंख को टच ना करें। अगर बहुत जरूरी होता है तो पहले साबुन से हाथ को धुले या सैनिटाइज करें, इसके बाद ही टच करें। और कोशिश करें कि सर भीड़-भाड़ वाली एरिया में ना जाएं। अगर आपको मजबूरन बस जाना पड़ रहा है और लॉन्ग समय के लिए जाना पड़ता है, तो सुरक्षित दूरी बना के रखें। घर जब वापस आएँ, तो अपने कपड़े एक जगह निकाल के, शूज़ निकाल के, और कोशिश करें कि जब तक आप स्नान ना करें, तब तक कम से कम चीज़ों को टच करें। तो जैसे कम बात से कम करते हैं, अब ऑफिस जाते हैं लोग, किसी लोग से बाहर किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें बातचीत पे भी कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बातचीत करते हैं तो अपने आप को पहले सुरक्षित महसूस करिए कि अगर बंदा मास्क नहीं लगाए तो पहले आप उसको बोलिए कि आप प्लीज़ मास्क लगाइए और उससे प्रॉपर डिस्टेंस बनाइए। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। इसके बाद सर क्या करना है कि अगर आप बहुत ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी टॉक मत करिए। हो सके तो अपनी बात 15 मिनट में खत्म कर लीजिए। इसका कोरोना संक्रमण का ये भी है कि ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं, तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो अपना 15 मिनट से पहले ही समाप्त करके करिए। ये सारी चीज़ें। और सर दूसरी बात ये है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, जिनको और बीमारियां हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोई लीवर डिजीज है, कोई किडनी डिजीज है, या कोई सांस की बीमारी है, या फिर ओबीज पेशेंट है, इनको बहुत ख्याल रखना है। कोशिश करिए कि ऐसे लोगों को बाहर मत निकलने दीजिए। आपके घर में अगर कोई यंग पेशेंट है, तो यंग है, और कोई ओल्ड है, तो ओल्ड को बाहर मत जाने दीजिए। बहुत ज़रूरी हो तभी उनको बाहर निकलने दीजिए। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। और सर पौष्टिक आहार बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो कोरोना का संक्रमण के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी ये, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तब आप पौष्टिक आहार लेके ही निकलिए। तो इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे सर। इन मतलब सारी आप कहना चीज़ों को चाहते हैं ध्यान कि में घर रखते से हैं हम बाहर कोरोना से निकले, बच सकते हैं। नहीं तो जब घर से बाहर निकले तो मतलब ब्रेकफास्ट करके ही या खा के अच्छा सा पौष्टिक आहार खा के जाए, बिल खाली पेट ना जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं जाना। आप भीड़-भाड़ वाली एरिया में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, घर से निकलते हैं, खाली पेट नहीं जाना है, आपको खा के जाना है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो कोरोना आपका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी क्या बाहर नहीं जाना चाहिए, छोटे बच्चों को भी? जी, जी, जैसे जो प्रिकॉशन वरिष्ठ नागरिक के लिए है, वही प्रिकॉशन बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को भी, उनकी भी इम्यूनिटी बहुत, बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सर, तो उनको कोशिश करिए कि उनको बाहर नहीं जाना है। तो ठीक है, ये तो हमें समझा। अब हम आपसे यही समझेंगे और कहेंगे कि आप भी थोड़ा देखिए, अब आप चूंकि फ्रंट लाइन पे हैं और बीइंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट, आप तो सबसे आगे हैं, पेशेंट के सामने ही बिल्कुल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि भाई आप और आपके सारी टीम के डॉक्टर, बाकी भी दुनिया के सारे डॉक्टरों को हम सब लोग यही कहेंगे कि सब लोग अच्छे से रहें, और हम सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेंगी कि आप लोग सुरक्षित रहें। और एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, बीइंग क्योंकि हम सनशाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं आज, तो एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं आप, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल बहुत बड़ा है, जो पूरी सर्जरी करवा रहा है। क्योंकि सर्जन कोई भी आएगा, चाहे वो जनरल सर्जरी का है, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट आए, चाहे वो ऑन्को सर्जन आए, कोई भी सर्जन आएगा, बट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो सबको सब जगह एक ही हीरो होगा। तो बीइंग अगर मैं एक स्टूडेंट जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, या जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उनको मेडिकल फील्ड में आगे क्या है? आपको क्या मतलब लगता है, बच्चों को सेटिस्फेक्शन अच्छा लगता है कि क्या लगेगा उन्हें? क्या आप सलाह देना चाहेंगे बच्चों को मेडिकल फील्ड के बारे में? सर एनेस्थीसिया ब्रांच ब्रास्ट हो गई सर। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बेहोशी का ही मतलब जो है उसको बेहोश करना है या आईसीयू में रहना है। बहुत सारा है, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है सर, कोई आकस्मिक आपदा आ जाती है, उसमें भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी एक्सीडेंट में अगर कोई पेशेंट आता है, उसकी सांस रुक रही है, बस वो जाने वाला होता है, उस समय पुनः
पुनर्जीवन का भी रोल बहुत होता है, उसको पेशेंट को रिसर्च करके उसको पुनः जीवन देना भी एनेस्थीसिया के कार्य क्षेत्र में आता है। अब तो जैसे सर ट्रॉमा में कोई पेशेंट है, एनेस्थीसिया के, जी सर, जैसे ट्रॉमा में जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, अचानक एक्सीडेंटल केस हुए, वहां भी रोल होता होगा आप लोगों का? जी 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 जी, बहुत बड़ा रोल होता है। उस समय क्या होता है, एयरवे सिक्योर करना, उसका जो है बीपी कंट्रोल करना, ये सारा चीज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के ही कार्य क्षेत्र में आता है सर। और एनेस्थीसिया आज की ब्रांच में बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। एनेस्थीसिया का डॉक्टर कहीं भी मतलब वो फ्री नहीं रह सकता। तो एनेस्थीसिया इज ए अच्छी बात। वेरी गुड ब्रांच। आई एम वेरी हैप्पी विद एनेस्थीसिया। नहीं, वही तो मतलब लोगों को पता नहीं ना, आम आदमी को जानकारी नहीं होती। इस वजह से ये जरूरी है कि लोग जाने और लोगों को पता हो कि एनेस्थीसिया एक बहुत जिम्मेदारी वाला ब्रांच है। और मेरी समझ में जो हमें आज समझ आया है, उस हिसाब से लगता है कि जब आप एक सर्जन सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप एनेस्थीसिस्ट भी उस समय सिलेक्ट करो कि भैया मुझे एक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब कौन है, जो मुझे बेहोश भी करेंगे, जो मुझे वापस होश में भी लाएंगे और मुझे ठीक ठाक करके मेरे घर भेजने वाले हैं। क्योंकि सर्जन ने तो सर्जरी कर दिया और वो चले गए, बाकी एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब को ही कहना है। तो मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा जी हूँ ना डॉक्टर संतोष? जी जी सर, एकदम बिल्कुल सही सर। जी और सर। कुछ आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे, समाज के लोगों को कुछ और कहना चाहेंगे? और कोई आपकी सलाह, जनरल सलाह? मैं तो यही कहूंगा सर, सनशाइन इज ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ सनशाइन का एटमॉस्फेयर भी बहुत, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। सनशाइन का तो मैं कभी मतलब जो है भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी शुरुआत प्री मेडिकल की शुरुआत ही सनशाइन से हुई सर। और सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना मोटिवेशन शायद आपने किया है उतना लाइफ में मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। नहीं, अच्छा लगता है डॉक्टर संतोष, आप जैसे लोग जब हमारे होते हैं ना, तो आप ही हमारे लिए एक एनर्जी हो, आप ही एक इंस्पिरेशन होते हो। और हमें बहुत खुशी होती है कि हम सोसाइटी में आप जैसे डॉक्टर्स को लेकर के आए, और आप जैसे डॉक्टर आज दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है। इसके लिए हम चाहेंगे आप और आगे जाओ और तरक्की करो, दुनिया में नाम रोशन करो, और हम बहुत खुश होंगे। क्योंकि देखिए, माता पिता के साथ जब गुरु होता है ना, वो सबसे ज्यादा खुश होता है। और मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे डॉक्टर्स को मैंने कभी पढ़ाया है। और मैं भी बहुत खुश हूँ। आप खूब तरक्की करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर संतोष, आज आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि इस कोविड महामारी के दौरान आपने टाइम निकाल करके हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू सर, थैंक्स।